स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और रोज की तरह आज फिर लेके आ गया हूं आपके अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज। तो दोस्तों, आज हमारी लगभग 44वीं क्लास होने जा रही है और सारी क्लासेस में हमने एक से बढ़ के एक क्वेश्चन को देखा है। तो जब हमने एक से एक क्वेश्चन किए हैं तो हमारे नंबर भी बहुत ही शानदार आने चाहिए। अब हो क्या रहा है कि बहुत से बच्चे अभी इसलिए अपनी तैयारी को थोड़ा कम कर दिया है, अपनी क्षमताओं को थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि अभी एग्जाम डेट सामने नहीं है। तो भाई एग्जाम तो होना ही है, ये बात आपको अच्छे से मालूम है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप जिस स्तर से तैयारी पहले कर रहे थे और अभी आपने थोड़ी सी मतलब उस तैयारी को डाउन किया है, ऐसा नहीं करना है। बल्कि तैयारी को और बढ़ा दो और अच्छे से मेहनत करने लग जाओ। अगर 4 घंटे पढ़ रहे थे तो 6 घंटे पढ़ने लग जाओ, क्योंकि कभी भी आपकी एग्जाम डेट जो है सामने आ सकती है। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि हो सकता है इस वर्ष आपका सिलेक्शन होना हो, इसलिए भगवान ने आपके लिए ये थोड़े से दिन और दिलवा दिए, है ना। आपके भाग्य के हिसाब से अभी मतलब ये वाला साल आपके लिए हो सकता है अच्छा हो, इसी साल आपकी नौकरी लगनी होगी। तो अगर टाइम मिला है तो उस टाइम को आपको ना सदुपयोग करना है। ऐसा नहीं करना है कि अरे जब एग्जाम डेट आएगी तो उस हिसाब से फिर देखेंगे कि अब हमारा एग्जाम किस दिन है, वैसी तैयारी करेंगे, नहीं। तो आपको तैयारी अभी और जोरदार करनी है ताकि आपका चयन हो ही जाए। तो चलिए फिर उसी तैयारी के क्रम में देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए 14 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके किसी कार्य का 5/12 भाग 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 21 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके शेष कार्य 15 दिनों में पूरा करेंगे। तो जिन बच्चों को आता है तो भाई वो वीडियो को रोक के कर सकते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। भाई ये कोई क्लास थोड़ी है, ये तो आपकी मतलब सिलेक्शन सीरीज प्रैक्टिस बैच है। आता है तो भाई उसे आपको कर लेना है, मतलब आपका रिवीजन अच्छा हो रहा है। नहीं आता है तो आपको एक नई चीज सीखने को मिल जाएगी, एक नया क्वेश्चन आपके साथ एक ऐड हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपकी ये क्लास चल रही है। चलिए तो देखते हैं कि करना कैसे है इस क्वेश्चन को। 14 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य कर रहे हैं। 14 व्यक्ति हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं? 7 घंटे। और 5/12 भाग कर पा रहे हैं कितने दिनों में? 18 दिनों में। दिन यहाँ लिखते हैं, पहले व्यक्ति लिख दो, कितने घंटे काम कर रहे हैं वो लिख दो, और कितने दिनों में काम कर रहे हैं वो लिख दो। और जितना काम कर रहे हैं वो लिखते हैं इसके नीचे। कितना काम कर रहे हैं? 5/12 भाग कर पाते हैं, 5/12 भाग। यानी अगर कुल नीचे की संख्या होती है, कुल नीचे की संख्या होती है कुल, अगर कुल 12 यूनिट काम है जिसमें से सिर्फ कितना हो पाया है? जिसमें से सिर्फ हो पाया है 5। ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है कि भाई 21 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके शेष कार्य को पूरा करेंगे, मतलब इसी क्षमता से कराना है। अब कितने व्यक्तियों से कराना है? बोल रहा है 31 व्यक्ति। कितने घंटे हमें नहीं मालूम, हमने बोल दिया h घंटे। कितने दिनों में काम पूरा करना है? 15 दिनों में। और काम कितना करना है? तो उसने बोला है देखो, हाँ, शेष कार्य को। तो भाई 12 यूनिट तो करना ही था, जिसमें से 5 हो गया है, तो शेष काम बचा है 7, यानी 7 यूनिट काम कराना है इसी क्षमता के साथ में। तो 7 से चला जाएगा, 7 या 21, 3 एकम 3 6 18 हो गया। फिर देखो 3 दूनी 6 हो गया, और 3 पांचे 15 हो गया। तो हमें तो h की वैल्यू बतानी है, यानी कि ये वाला 5 जो है नीचे आ जाएगा, ऊपर जो है गुणा हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 ही 14 का 14 बार गुणा कराना है, यानी कि 14 का वर्ग चाहिए है, 196। और ये जो 5 आप देख रहे हैं, पक्षांतर करोगे नीचे आएगा इस 5 के साथ, तो 25 हो जाएगा। अब बस 25 से भाग कराना है। 25 सत्ते 175 हो गया, 196 में से 175 गया, शेषफल बच गया अपना कितना? 21 बच गया, और नीचे 25 आ जाएगा। 7 सही 21/25 घंटे, क्योंकि हमसे पूछा है कितने घंटे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था। चलिए अभी के पास 10 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस गोला है। वह इसे 2 बराबर हिस्सों में काटता है और इसे रंगने का फैसला करता है। प्रति वर्ग सेंटीमीटर पेंटिंग की लागत 10 रुपए है।
गोले और दो अर्धगोलों की रंगाई लागत के बीच अनुमानित अंतर क्या है? गोला तो एक ही था, अभी के पास 10 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस गोला है। अब जब आप गोले को बीच से काटोगे तो दो अर्धगोले बनेंगे, दो अर्धगोले बनेंगे। तो भाई हमें बताना क्या है, देखो उसने कहा है कि अब जब वो उसने उसे काट दिया है तो दोनों को रंगने का फैसला करता है, यानी दोनों पर लगाना चाहता है कलर। तो पहले ये बताओ, गोले को जब आप रंग कर रहे थे यानी कलर कर रहे थे तो कलर करते कहाँ है, आयतन पर या पृष्ठीय क्षेत्रफल पर? तो आपका जवाब होगा कि हम रंग करते हैं, कहाँ करते हैं, ये है जैसे मान के चलो गोला, तो इसके चारों तरफ कलर करोगे पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। लेकिन अगर आप इसे बीच में से काट देते हैं तो आपके पास जो है वो बन जाएंगे, ये दो अर्धगोले तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से दो अर्धगोले तैयार हो जाएंगे। और ये आ गया, चलो इस तरीके से दो अर्धगोले तैयार हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? जब आप इसको बीच में से काटोगे, ठीक है ना। यानी जैसे मान के चलो आप किसी फल को बीच में से काट देते हैं, कोई गोल, जैसे मान के चलो कोई भी फल हो आप बीच में से काट देते हैं तो इस तरीके से दो आकृति बनती है। तो जब आप इनको रंग करोगे, उसने कहा कि रंग करने का फैसला करता है, रंगने का फैसला करता है, तो जब आप इसमें रंग करेंगे तो कौन से एरिया में ज्यादा रंग लग जाएगा? तो अभी तो अगर हम रंग कर रहे हैं तो सिर्फ चारों तरफ लगेगा, लेकिन अगर हमने दो अर्धगोलों को रंग किया तो भाई बाजू का ये जो आप देख पा रहे हैं बाउंड्री, यहां तो रंग होना ही है, यहां तो रंग होना ही है। जब हमने इसमें किया था ये पूरा कंप्लीट किया था, लेकिन जैसे ही हमने बीच से काटा तो हमारे लिए ये वाला जो आप पोर्शन देख पा रहे हैं, ये वाला पोर्शन हमारे लिए बढ़ जाएगा। ये यहां रंग हमें ज्यादा करना पड़ेगा, ये ठीक है ना, यहां इस पोर्शन में। और ऐसे हमारे पास कितने गोले हैं, कितने अर्धगोले हैं? दो। तो हमें दो में इस एरिया में ज्यादा रंग करना पड़ेगा। रही बात चारों तरफ की, तो चारों तरफ इसमें भी है, और चारों तरफ इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे, इन दोनों कटोरों को एक के ऊपर एक रख दोगे तो ये बनेगा तो पूरा ही गोला। तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं हुआ। अगर गोला और गोला को देखें तो अंतर आ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ और सिर्फ इस आकृति की वजह से, ये जो आप बीच में देख रहे हैं। और किसी भी गोल आकृति को, जैसे आप गेंद को बीच से काट दोगे, गेंद को बीच से काट देते हैं, या मान के चलो कोई गोल फल है, कोई भी गोल फल ले लो, उसको बीच में से काटोगे तो बीच में जो आकृति बनेगी वह वृत्ताकार होगी। यानी कि ये जो एरिया देख रहे हो आप, ये क्या है, ये वृत्त है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल में रंग करने के लिए सिर्फ यही एक्स्ट्रा रहेगा गोला और अर्धगोले में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा है ये वाला एरिया, और ये एरिया है वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है पाई आर स्क्वायर। हमसे पूछा गया है गोले और दो अर्धगोलों की रंगाई लागत के बीच अनुमानित अंतर। तो जब हम गोले को रंगेंगे तो ये सिर्फ चारों तरफ हमें रंगना पड़ेगा गोले को, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अर्धगोले को रंगेंगे तो चारों तरफ तो रंगना ही है ये, और दोनों को रख दिया तो ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो एक्स्ट्रा कितना है, अंतर कितना है? तो अंतर है सिर्फ ये वाला भाग, ये वाला, इस भाग में बस आपको एक्स्ट्रा रंग लगेगा, यही की लागत एक्स्ट्रा है, यही अंतर बताना है। तो ये वाला जो क्षेत्रफल देख रहे हैं आप, इतना बस इसको और अंडरलाइन अपन कर देते हैं रेड से, ये वाला ये वृत्ताकार होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और ऐसे ऐसे हमारे पास दो अर्धगोले हैं, यानी कि हमें बताना है 2 पाई आर स्क्वायर बस। तो 2 पाई का मान होता है 22/7, 22/7 गुणा, उसने कहा 22/7 लेना है, आर तो 10 सेंटीमीटर तो व्यास है, हमें तो चाहिए त्रिज्या, तो व्यास का आधा जो होता है वो होती है अपनी त्रिज्या, यानी कि 5 का वर्ग हमें चाहिए है। तो 22 दूनी हो गया अपना देखो 44, गुणा 5 का वर्ग यानी कि हो गया 25, तो 25 चौके 100, 10 25 चौके 100, और 25 चौके 100, यहाँ 10 25 चौके 100 और 10 हो गया अपना 110। और नीचे अपन को भाग कराना है
क्या रह गया है, 5 25 2 22/7 गुणा 5 का वर्ग। तो ये तो आ जाएगा अपना क्षेत्रफल, नीचे 7 है ही, तो हमें तो रुपए में बताना है, यानी कि हमें लागत बतानी है, तो इतने वर्ग सेंटीमीटर अपना ये क्षेत्रफल है, और 10 रुपए उसकी जो लागत है, 10 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर की 10 रुपए लागत है, तो 1100/7 वर्ग सेंटीमीटर की कितनी होगी, गुणा 10 कराएंगे, गुणा 10 कराएंगे, तो आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 11,000, नीचे आएगा 7, बस 7 से भाग करा दो, 7 एकम 7 हो गया, बच गया यहाँ पे 4 40, 7 पन्ना 35 हो गया, बच गया कितना 5, यानी 50, 7 7 49, बस 3 डिजिट आ गई आगे, देख लो 157 किस ऑप्शन में दिख रहा है, शुरुआत में इसमें दिख रहा है, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। समझाने में टाइम लगा है, समझाने में इसलिए टाइम लगा है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये है गोला। गोला के जब आप पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कलर करेंगे तो चारों तरफ होगा, 2 अर्धगोलों को एक के ऊपर एक अगर आप रख के देखो तो चारों तरफ तो कलर इसमें भी आप कर रहे हो, चारों तरफ, तो ये तो बराबर हुआ। हमसे पूछा है अंतर, तो अंतर है हमारा सिर्फ और सिर्फ कितना, ये अर्धगोले का जो ऊपरी हिस्सा होगा वह वृत्ताकार होगा, यानी वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या वही होगी जो गोले की त्रिज्या है। तो बस पाई आर स्क्वायर कितने, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू बतानी थी, वो मैंने आपको निकाल के बता दी, बात सिर्फ इतनी सी है। चलिए, तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ 7 से भाग किया, शुरुआत के 3 अंक आ गए जो कि चारों ऑप्शन में अलग अलग है, तो 157 जिस ऑप्शन में दिखता है वो हमारा आंसर है। चलिए, 3 साइकिलें 16,500 रुपए में खरीदी गई और प्रत्येक साइकिल का परिवहन खर्च 200 रुपए है। 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य रुपए में क्या होना चाहिए। तो 16,500 की है 3 साइकिल, 16,500 रुपए की 3 साइकिल है, कितनी है 3, और उसने कहा है कि परिवहन खर्च जो है वो प्रत्येक साइकिल का हमें दिया है, एक साइकिल पर 200 रुपए का खर्च आया है, तो 3 साइकिल पर कितना आएगा, 200 तिया 200 तिया हो गया 600, यानी 600 रुपए का और खर्च आएगा। तो साइकिल का जो मूल्य आ गया, 3 साइकिलों का जो मूल्य नया तैयार हो गया वो हो गया है 17,100 रुपए। ये 3 साइकिलों का क्या है, विक्रय मूल्य नहीं है, क्रय मूल्य है, यानी कि लागत कितने की पड़ी, लाए तो थे 16,500 रुपए में, लेकिन हर एक साइकिल पर 200 रुपए एक्स्ट्रा परिवहन का लगा है, और हमने 3 साइकिल मंगाई है, तो टोटल खर्चा आ गया है 17,100 रुपए का, यानी यही हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक, अब वो पूछ रहा है कि 8% का अगर हमें लाभ कमाना है तो कितने में बेचना चाहिए। तो भाई जे जैसे 8% का लाभ कमाना है तो 100 रुपए अगर क्रय मूल्य है तो 8% का लाभ पर बेचोगे तो 108 में बेचोगे, ये क्रय मूल्य हो गया, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो उनके हिसाब से क्रय मूल्य है 17,100 रुपए, अपने हिसाब से विक्रय मूल्य है 100, चाहिए क्या, चाहिए है विक्रय मूल्य यानी 108, लेकिन हमें तो बताना है प्रत्येक साइकिल का, तो ये कितनी साइकिल का है, ये कितनी साइकिल का है, ये है 3 साइकिल का, हमें चाहिए एक का, 3 साइकिल का विक्रय मूल्य ये रहा, एक का चाहिए है तो 3 से भाग करा दो, यानी अभी करा दो, बटे 3 लिख दो, 2 शून्य से 2 शून्य चला जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ 3 5 15, 3 7 21, 57 गुणा 108 कराएंगे, 7 8 56, लास्ट में 6 आना चाहिए, एक ही जगह है, देखो एक ही जगह है, तो मतलब एक जगह नहीं है, एक जगह ये है, एक जगह ये है, अगर एक ही जगह होता तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। अब हमें कराना है गुणा, तो हम देख पा रहे हैं कि एक ऑप्शन है कितना 5166, और दूसरा ऑप्शन ये तो नहीं हो सकते हमारे आंसर, क्योंकि इकाई अंक 6 चाहिए है, और दूसरा आंसर जो है 6156 है, यानी 6000 के पास है। तो अगर गौर से देखा जाए 57 का 108 बार पहाड़ा पढ़ना है, तो 57 का 100 बार ही पहाड़ा पढ़ोगे तो देखो 5700 आ जाएगा, और जबकि अभी तो और 8 बार पढ़ना है, यानी कि हमारा 5100 तो नहीं आएगा आंसर, हमारा जो आंसर आएगा वो 6000 के पास आएगा। तो पूरा गुणा कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अंदाजा लगाएंगे तब भी आप टाइम बचा पाएंगे। 57 का पहले 100 बार पहाड़ा पढ़ दो तो 5700 आ जाएगा, फिर बचा हमारा 50, तो 50 का 8 बार पढ़ दो तो 50 अट्ठे मतलब हो जाएगा अपना देखो 400,
अब बचा 7, 7 8 56, ऐसे तोड़ के आप कर सकते हो, 6 का 6, 5 का 5, 7 4 11, ऊपर 1, 5 और 1 6, ये लो भाई गुणा भी करा दिया है। 6156 रुपए अपना आंसर हो जाएगा। चलिए, विनोद एक वस्तु खरीदता है और उसे 5% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, तो देखो भाई ऐसे वाले केस में अगर आपको मिश्र भिन्न वाले प्रतिशत दिख रहे हैं सही बटे करके, जैसे 12 सही 1/2, 16 सही 2/3, 11 सही 1/9, इस तरीके के प्रतिशत दिख रहे हैं, तो सभी की भिन्न बना के नीचे नीचे वालों का आप गुणा करा के लिख सकते हो, वो आपका क्रय मूल्य होगा। लेकिन अभी प्रतिशत सीधे सीधे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य है 100, हमने मान लिया 100। अगर मैं इसे 5% की हानि पर बेचता हूं, तो मुझे बेचना पड़ेगा ये 95 में, ये हो गया अपना विक्रय मूल्य। फिर वो हमें बता रहा है कि यदि इसे 20% कम में खरीदा होता, तो 100 का 20% 20 ही होगा, यानी 100 पे 20 रुपए कम, 100 वाली वस्तु 20% कम में खरीदते, यानी हम वस्तु को फिर खरीदते 80 में, ये हमारा नया क्रय मूल्य हो जाता। और फिर 25 रुपए अधिक में बेचते, तो ये तो वैल्यू है, अभी इसका काम नहीं है, तो 20% का लाभ होता। कब होता? नए वाले क्रय मूल्य पे। तो नया वाला क्रय मूल्य है 80, 80 का हमें 20% चाहिए, तो 80 का 20% 20 नहीं होता, 100 का 20% 20 होता है, तो 80 का 10% हुआ 8, तो 20% हुआ 16, यानी 16 के लाभ पर बेचेगा, तो वो नया विक्रय मूल्य बना लेगा, यानी कि अब बेच रहा है वो वस्तु को कितने में? 96 रुपए में, ये हमारा नया विक्रय मूल्य। तो इस प्रक्रिया में वह 25 रुपए अधिक में बेचता है। हमने कहा नहीं भाई, पहले 95 में बेच रहा था, आज 96 में बेच रहा है, कितना एक्स्ट्रा कमाया है? 1। उनके हिसाब से कितना एक्स्ट्रा कमाया है? 25। अपने हिसाब से 1। चाहिए क्या है? हमें चाहिए है क्रय मूल्य, यानी कि चाहिए है 100। 25 गुणा 100 कराओगे, आंसर हो जाएगा 2500 रुपए। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है लाभ हानि का, आपको आता होगा, आपको सिर्फ रिवाइज कराया है। ठीक है ना? चलिए, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ आपसे पूछा है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, या फिर आयतन पूछ रहा है। आपको चाहिए तो है त्रिज्या, जो कि इसमें दी नहीं है। ठीक है ना? चलिए, अगर आपको आता है क्वेश्चन तो करिए फिर। चलिए, और जिन भाइयों को, जिन बहनों को ट्रिपलेट आती है, उनका आंसर आने वाला है, ये समझ लो आ गया। ठीक है ना? और फिर जिन भाई बहनों को नहीं आती है वो देखेंगे। ये होता है शंकु, इसी को बोलते हैं शंकु। ठीक है ना? कोण, जो बर्थडे वाली वो आप सिर पे लगाते हैं ना, हेड होती है, उसी को कोण बोलते हैं। ठीक, चलिए, ये इसका होता है केंद्र, यहां से यहां तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये ये जो आप सीधी देख रहे हैं हाइट, यही है इसकी क्या? ऊंचाई। इसको बोलते हैं ऊंचाई। ठीक, ये हो जाएगी हमारी ऊंचाई h, और ये है तिर्यक ऊंचाई। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये शायद नहीं दिख रही होगी, ये लो फिर देखो, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये है अपनी तिर्यक ऊंचाई, यानी कि l। अब अगर आप गौर से देख पा रहे होंगे, तो आप यहां देख रहे होंगे कि ये बन गया 90 डिग्री। इसको बोलते हैं समकोण। 90 अंश का जो कोण होता है तो समकोण बोलते हैं। और जहां जहां समकोण बनता है, वहां से ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट बनेगा ही बनेगा। इसलिए मैं लगभग लगभग 50 बार आपसे बोल चुका हूं, एक बार और बोल देता हूं कि ट्रिपलेट याद कर लो। ट्रिपलेट से डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पे बनेगा आपके एग्जाम में। इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, एक कैलकुलेशन से बच जाओगे, देखते ही बता दोगे कि इसकी ट्रिपलेट क्या है, इसकी त्रिज्या क्या है, या कोई भी हाइट आपसे पूछ रहा है वो। तो ये कहलाती है ऊंचाई। जहां जहां समकोण त्रिभुज बनेगा वहां आएगी ट्रिपलेट। तो ये क्या है? ऊंचाई, और ऊंचाई उसने बता दी कितनी है? 24 है। ये है तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई है 25। और अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप कहेंगे 7 24 25, 7 24 25, ये ट्रिपलेट होती है। ट्रिपलेट आपको याद करना है, लिख ली है तो
लिखी हैं अगर पे कहीं पे तो, और अगर नहीं आता है तो भाई मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। मैंने बोला था जब आप कहोगे तभी मैं अलग से क्लास ला पाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग कहते ही नहीं है। एक तो समस्या ये है कि बनता भी नहीं है और पूछना भी नहीं है। तो ऐसा थोड़ी होता है। अगर जिन बच्चों को जरूरत है कि सर हमें ट्रिपलेट याद करा दीजिए, तो एक क्लास लाएंगे मुश्किल से 10-15 मिनट की, और बस उतने में आपको ट्रिपलेट सिखा देंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये है अपनी क्या, 7, 24, 25। तो ये समकोण है, ये जो आप भुजा देख रहे हैं ये सबसे लंबी भुजा होती है, ये इसका बेस होता है, ये इसकी हाइट होती है, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो यही होती है, यानी कि ये 25 कर्ण सबसे बड़ी भुजा। ये दोनों ऊपर नीचे चल सकती हैं, यहाँ 7 हो सकता है, यहाँ 24। तो ट्रिपलेट में करना क्या है, आपको सबसे छोटी संख्या उठाना है ट्रिपलेट बनाने के लिए। तो जैसे सबसे छोटी संख्या क्या है, 7। अगर ये संख्या विषम है तो सबसे 3 भुजाओं में से सबसे छोटी भुजा को उठा लीजिए, और अगर वह भुजा विषम है तो उसकी ट्रिपलेट में आपको अभी सिखा देता हूं। तो 7 एक विषम संख्या है, तो अगर हमें इसकी ट्रिपलेट बनाना है तो सिर्फ इसका वर्ग करना है। 7 का वर्ग होता है 49। कर लोगे, हाँ कर लेंगे। और सिर्फ इसमें से एक निकाल के अलग रख देना है। तो 49 में से एक निकाल दोगे, बचा 48। अब 48 को दो बराबर भागों में बांट दो, एक को दे दो 24, दूसरे को 24 तो देना है, लेकिन साथ में जो ये एक बचा दिया था वो भी इसी को दे दो। तो हमारी ट्रिपलेट बन गई 7, 24 और 24 और 1 25। ऐसे याद करते हैं, किसी भी विषम संख्या को आप उठा लो तो उसकी ट्रिपलेट आपको मिल जाएगी। और जो आप संख्या उठा रहे हैं वो सबसे छोटी भुजा होगी। जैसे मैंने 7 को पकड़ा तो 7, ये 24, ये इसकी हाइट हो सकती है, और ये क्या है, ये है 25। और 25 क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, और सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो इस शंकु में कर्ण का काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, ये तिर्यक ऊंचाई जो आप देख रहे हैं यही तो इस समकोण का क्या है, कर्ण है। जब तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी तो आपको ट्रिपलेट में मिल ही जाएगी वो भुजा। जैसे मान के चलो हमने कहा कि हमें 5 की ट्रिपलेट बनाना है, तो 5 तो विषम संख्या हो गई, कुछ नहीं करना है, 5 का वर्ग करा दो। हो गया, कितना हो गया, 5 का वर्ग हो गया अपना, देखो 25 हो गया। एक का अंतर निकाल दो, 25 में से एक निकाल दिया, बच गया 24। 24 को दो बराबर भागों में बांटो, एक को दे दो 12, दूसरे को 12 भी दे दो, और एक और दे दो 13। तो ट्रिपलेट तैयार हो गई, 5, 12, 13। बात समझ रहे ना। जैसे मान के चलो मैंने 9 लिया, 9 भी एक विषम संख्या है, तो 9 का वर्ग होता है 81। 81 में से एक निकाल के रख लो, बच गया 80। 80 को दो बराबर भागों में बांट दो तो 40, 40 होगा। 40 भी दे दो, दूसरे को 40, और ये जो एक बचाया था वो आपको नहीं रखना है, दे दो उनका। तो 40 और 1 41। टेबलेट तैयार हो गई, 9, 40, 41। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है आपको सिर्फ विषम के लिए। अब जिन बच्चों को सम संख्या की टेबलेट बनाना सीखना है, कमेंट करिए, अगली क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है ना। क्या है, आपको सीखना ही नहीं है इसलिए आप कमेंट भी नहीं करते हो। कोई भी सम संख्या उठा लो, जैसे मान के चलो हमने कहा कि भाई हम 11 उठाएंगे, 11। तो 11 का वर्ग क्या होता है, 11 का वर्ग होता है 121। क्या करना है, एक निकाल के रख लो। हमारी जो सबसे छोटी भुजा होगी बस उसी को उठाना है, ये सबसे छोटी भुजा होगी हमारी ट्रिपलेट में। और अगर ये विषम है तो मैं सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या का कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं। तो ये हो गया अपना, देखो 60, 121 में से एक निकाल दिया 120, आधा आधा बांट दो, 60, दूसरे को 60 भी दे दो और एक और दे दो तो 61 जो निकाल के रखा था। ट्रिपलेट तैयार है, 11, 60, 61, 11, 60, 61। अब ऐसी कम से कम 10 बना लो, ऐसी कम से कम 10 संख्या बना लो। जैसे 3 का बनाना है, 3 का, ये लो बनाओ 3 का। तो 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, इसमें से एक निकाल के रख लो, बचा 8, आधा आधा कर दो 4, और दूसरे को 4 भी देना है, एक और देना है तो 5। तो 3, 4, 5 हमारी ट्रिपलेट तैयार हो गई। तो ऐसे करते हैं ट्रिपलेट तैयार। अभी याद हो गई होगी, पढ़ते पढ़ते बोलोगे, 3 का वर्ग 9, एक निकाल दो, 4, 5, 3, 4, 5। 7 का अभी बताया, देखो 7 का वर्ग होता है 49, एक निकाल दो, हो गया 48। 24, 25, 24, 48 का आधा करने में कितना टाइम लोगे, 48 का आधा होता है 24, 24। जो एक बचाया था वो भी दे दो, तो 7, 24, 25, 5, 12, 13, 11, 60, 61, 9, 40, 41। अरे भाई याद नहीं होगा तो बनाना तो सीख ही गए हो। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके बताना है कि हाँ सर ट्रिपलेट वाला तरीका
हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है ना, सभी बच्चे कमेंट करेंगे आज। चलिए इसको हटाते हैं और अपने क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, तो ऐसे तरीके से 4-5 बार जब आप उसे लिख के याद करेंगे तो याद हो जाएगा, दिखने लगता है। बहुत बच्चों को याद है कि अगर 24-25 है तो 7 भी आएगा। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों तरफ का, यानी इसका वो जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है। एल का मतलब तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई से होता है। पाई का मान है 22/7। आर हमें देखते ही समझ में आ गई कि ये 24 है, ये 25 है, तो ये जो है इसका जो बेस है वो 7 है। और यहाँ जो समकोण बन रहा है उसका जो बेस है वो 7 है, और ये बेस ही क्या है, त्रिज्या है। तो इस आर की जगह ये क्या होती है, त्रिज्या। जो यहाँ नीचे वृत्त बन रहा है जो इसकी त्रिज्या है वो इस समकोण का बेस है। तो यहाँ लिखेंगे 7 और एल की जगह पे लिखेंगे 25। 7 से 7 जाएगा, 25 का 22 में गुणा कराओगे, 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50 और 5 55। तो बहुत आसान काम था, आंसर है 550। चलिए, एक खेप माल का 3/4 भाग 6% लाभ पर और शेष माल 3% की हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 600 रुपए है तो उस खेप माल का क्रय मूल्य रुपए में बताइए। तो उसने बताया है कि 3/4 भाग, 3/4 मतलब 3/4। अगर कुल माल 4 यूनिट है, 4 नग है, तो 3 उसने बेचे हैं, 3 बेचे हैं 6% के लाभ पर, 6% के लाभ पर। और जो शेष एक बचा है उसको बेचा है 3% की हानि पर। तो टोटल माल कितना है अपने पास, 4। कितने नग हैं, 4 नग। और अगर हर एक नग पे 6% का लाभ हुआ है, तो ऐसे हमने 3 नग बेचे हैं, तो हमने यहां से कितना कमा लिया, 18%। और हमें एक नग पर 3% की हानि हो गई है, एक पर, तो यहाँ 3 की क्या हो गई, हानि। तो ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ हमें 15% का लाभ हुआ है। कुल लाभ होता है वो हमारा औसत लाभ होता है। यानी कि 4 आइटम पर 15% लाभ हुआ है, तो 4 आइटम पर 15% लाभ हुआ है, तो एक आइटम पर कितना होगा, एक पर कितना होगा, हमेशा एक का ही बताना होता है। यहाँ देखो उन्होंने लाभ प्रतिशत बताया एक का, हानि प्रतिशत एक का, तो आप जो कुल लाभ बताओगे वो एक वस्तु का बताओगे ना। तो एक वस्तु का लाभ है 15/4%, 15/4%, यानी हमारा जो कुल लाभ आ गया है, कुल लाभ आ गया है 15/4%। और 15/4% को भिन्न बनाओगे तो प्रतिशत हटाओगे तो नीचे देखो 100 आएगा। 5 तिया 15, 5 बीसम 100। तो हमारी भिन्न जो तैयार हुई है वो हुई है 3/80। तो उनके हिसाब से जो कुल लाभ हुआ है वो हुआ है 600। हमारे हिसाब से जो कुल लाभ हुआ है वो हुआ है 3। चाहिए क्या, क्रय मूल्य चाहिए है, क्रय मूल्य है 80। सर ये 80 ही क्यों है क्रय मूल्य, तो भाई ये हमारा क्या है, लाभ प्रतिशत। और लाभ या हानि प्रतिशत किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। ये लाभ है तो क्रय मूल्य है 80। 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 2 शून्य का 2 शून्य, 2 अट्ठे 16, 16,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, एक वाहन द्वारा एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है। यदि इस दूरी के आधे भाग को किसी दूसरे वाहन द्वारा दोगुने समय में तय किया जाता है तो दोनों वाहनों की चालों का अनुपात बताइए। ये है वो दूरी, ये है वो दूरी। इस दूरी को तय कर रहा है एक पहला वाहन, एक पहला वाहन, ये लिखा मैंने पहला वाहन। उसका हमें क्या दिया है, समय। पहले वाहन का क्या दिया है, समय। तो उसने बताया है हमें कि जो दूरी पहला वाहन तय करता है, यदि उस दूरी के आधे भाग को किसी दूसरे वाहन द्वारा तय किया जाए तो दोगुना समय लेता है। पहला वाहन यहां से यहां तक जाने में कितना समय लेता है, मैंने मान लिया कि 1 घंटे लेता है, क्योंकि हमें तो दोगुना करना है। 10 का दोगुना 20, 20 का दोगुना 40। तो भाई बड़ी संख्या क्यों लेना है जब दोगुना तिगुना करना है। आप एक मानो कि जो दूरी वो 1 यूनिट में तय करता है, मतलब 1 घंटे में तय करता है, एक और हमारे पास दूसरा वाहन है, वह इससे आधी दूरी, मतलब यहां तक, उससे आधी दूरी करता है इससे दुगने समय में। अगर ये 1 घंटे लेता है तो ये 2 घंटे लेता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं।
फिर से बता देता हूं, देखो। तो एक निश्चित दूरी को तय करने में चाल से तय किया जाता है यदि उस दूरी के आधे भाग को किसी दूसरे वाहन द्वारा दुगने समय में तय किया जाता है। पहला वाहन यहां से यहां तक पहुंच जाता है 1 घंटे में, ऐसा मानो। एक और दूसरा वाहन है जो इससे सिर्फ और सिर्फ कितनी दूरी, इससे सिर्फ और सिर्फ आधी दूरी, इस आधी दूरी को 2 घंटे में तय करता है। अरे भाई, तो पूरी दूरी 2 घंटे और लगा देगा क्योंकि अभी आधी रह गई। तो यहां से यहां तक की दूरी इसने दूसरे वाहन ने जो तय की है वह 4 घंटे में की है, जबकि पहला वाहन 1 घंटे में करता है। अगर दूरी समान है, दूरी अगर समान है तो समय के अनुपात का जस्ट उल्टा होता है चाल का अनुपात, यानी आंसर हो जाएगा 4:1। 4:1, इसका जस्ट उल्टा करना है, ठीक है ना। चलिए, जल्दबाजी में 2:1 लगाएंगे बच्चे इसका आंसर। चलिए, एक निश्चित अवधि के लिए 2300 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 483 रुपए है। वर्षों में अवधि ज्ञात करें। जब भी अवधि निकालना है, आपको टाइम निकालना है, तो आपको बस मालूम होना चाहिए मूलधन और मिश्र धन। यहां से आप दर भी बता पाओगे और समय भी। तो मूलधन है अपना 2300 रुपए, और 2300 में अगर आपको, अब आपको तो मिश्र धन चाहिए लेकिन हमारे पास तो ब्याज है। अरे भाई, तो मिश्र धन बनाने में कितना टाइम लोगे? मिश्र धन होता क्या है? मूलधन और मूलधन में मिला दो ब्याज, बन गया मिश्र धन। तो मूलधन है हमारा 2300, उसमें 483 रुपए शामिल कर दोगे तो 2783 रुपए अपना मिश्र धन बन जाएगा। अब इसका आपको पहले अनुपात बना लेना है, यानी अगर ये कटता है तो काटो, तो ये 23 से जाएगा, 23 एकम 2 शून्य का 2 शून्य। यहाँ देखो 23 एकम 23, बच गया यहाँ पे कितना 4, 23 दूनी 46, बचा 2, 23 एकम 23। अब फिर आपको इसको देखना है, ये आ गया अनुपात। अब तो नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है, कट रहा हो तो काट लेना, लेकिन नहीं कट रहा है। तो आपको देखना है कि ये किसी का वर्ग है, किसी का घन है, कि 1 की घात है, क्या है। तो मैं देख पा रहा हूं कि ये 10 पे 2 की घात है और ये 11 पे 2 की घात है, क्योंकि अगर उसने 10% बोला है तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो यहाँ 10-11 का अनुपात बनेगा ही बनेगा। लेकिन आपको मालूम करनी है पावर, यानी कि घात। तो ये जितने की पावर यहाँ आएगी उतने की पावर यहाँ आएगी, तो ये कितने की पावर है? 2 की। जितने की यहाँ पे घात आ रही है यही हमारा क्या होता है? समय। यही हमारा क्या होता है? समय। तो समय है हमारा 2 वर्ष। अगर यहाँ 3 की पावर आती तो समय होता 3 वर्ष। चलिए, एक डीलर उस वस्तु पर 25% की अतिरिक्त छूट देता है जिस पर पहले से ही अंकित मूल्य पर 20% की छूट है। यदि कोई क्रेता वस्तु के लिए 1500 रुपए का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अरे भाई, पहले से 20% की छूट दी है, उसके बाद फिर अतिरिक्त छूट दी गई, यानी छूट पर छूट, बट्टे पर बट्टा, इसको ही तो बोलते हैं क्रमागत बट्टा। आप इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले 20% की छूट है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए कम करेंगे तो वस्तु हो जाएगी 4 की। फिर 25% की छूट मिली है, यानी 1/4। 4 की वस्तु, 25% का मतलब है 1/4। 4 की वस्तु 1 रुपए कम करके बेचेगा, मतलब 3 में। कटता है तो काट दो, इस लाइन से ये लाइन की कोई भी संख्या कटती है तो काट दो, 4 से 4 चला जाएगा, अनुपात आ गया 5 और 3। तो ये जो अनुपात आया है ये मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस का मूल्य आया है। अगर खरीद रहा है तो उसको कॉस्ट प्राइस बोल सकते हो, ठीक। तो उसने वस्तु को अंत में कितना भुगतान किया है, मतलब कितने में खरीदा है। दुकानदार के साइड से एसपी है और ग्राहक के साइड से सीपी है। कितना भुगतान करेगा? तो भुगतान के बाद राशि हो गई है 1500 की वस्तु। हमारे हिसाब से भुगतान मतलब छूट के बाद हमने कितना भुगतान किया है? 3। डिस्काउंट के बाद, छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य बचा है 1500। हमारे हिसाब से छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य बचा है 3। चाहिए क्या है? वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि 5। 3 से जाएगा, 3 5 15, 2 शून्य का 2 शून्य, 2500 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, नींबू 2 रुपए में 3 की दर से खरीदे जाते हैं, 3 रुपए में 2 की दर से बेचे जाते हैं। आपके जीडी का क्वेश्चन है, 2022 में आया है ना। तो आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और जब आ जाते हैं तो हमें आने चाहिए, बस बात खत्म। तो किस तरीके से करते हैं? तो एक जगह लिखते हैं मूल्य और मात्रा,
एक बार हमने क्या किया है, मात्रा लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हमारा क्रय मूल्य क्या है कि हमने 2 रुपए में 3 खरीदे, यानी 2 रुपए में 3 मात्रा लेके आए हैं। 2 रुपए में 3 की दर से, यानी 2 रुपए में 3 नींबू खरीदे। और जब हमने बेचने का ऐसे प्लान बनाया है तो बेचा कैसे है, 3 रुपए में 2 की दर से। तो आपको हमेशा करना क्या है कि इसकी मात्रा को कर देना है बराबर। ऊपर 3 है, नीचे 2 है, तो मात्रा को बराबर करना है। इस 2 का गुणा करा दो ऊपर और इस 3 का गुणा करा दो नीचे। देखो 2 तिया 6, 3 दो नीचे, हो गई बराबर। तो ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ यही बस गुणा कराओ, आगे तक पूरी लाइन में गुणा कराते हैं। तो हमें अच्छे से मालूम है कि बराबर तो हो गया, 2 तिया 6, 3 दूनी 6। तो सिर्फ हमें तो मूल्य चाहिए है, तो सिर्फ इसको पकड़ो, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, यानी 4 रुपए में खरीदा है, 9 में बेच दिया है, फायदा हुआ है 5 का। तो 5 का फायदा कितने पर, 4 पर। 1/4 का मतलब 25%, 5/4 का मतलब 125%। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का। अगर याद नहीं है तो 4 से जाएगा अपना ये 25 बार, 25 पंचे 125% हमारा आंसर होगा। चलिए, एक कस्बे की जनसंख्या में वार्षिक 20% की वृद्धि होती है। तो 20% का मतलब है, 20% का मतलब है 1/5, यानी 5 से वृद्धि हो रही है तो वृद्धि हो रही है 6। और ये 4 वर्ष, मतलब 4 वर्ष पहले, यानी 4 वर्ष का हमें डाटा तैयार करना है। तो अगर 4 वर्ष में देखा जाए तो हर वर्ष जनसंख्या 5 से 6 हो गई। और उसने कहा है कि यह जो वृद्धि हुई है लगातार 4 वर्षों तक का हमें वो बनाना है। 4 वर्ष पहले की जनसंख्या दी है हमें, तो वर्तमान पूछना है, तो 4 साल का हमें यहाँ पे अनुपात बनाना होगा। तो बस इसी को आपको 4 बार लिख देना है। अगर क्रमागत तरीके से वृद्धि या कमी होती है, उस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 55 25 25 पंचे 125 पंचे 625 हो जाएगा। और यहाँ 6 का घन 216, 216 का 6 गुना करना है आपको। तो 200 का 6 गुना हो जाएगा अपना कितना, 200 का 6 गुना हो जाएगा 1200, और अपना उसका 16 का 6 गुना 96, 16 छक्के 96, तो यहाँ आ जाएगा देखो 1296। ठीक है ना। चलिए, यानी कि पहले जनसंख्या ये होता है पहले और ये होता है बाद। देखो बढ़ रही ना हर बार, तो 5 से 1 हो गई, तो पहले 5 हुआ करती थी, अच्छे है, और यही क्रम 4 बार चला है। तो ये पहले की है, ये है बाद की। तो आपसे क्या पूछा है, अगर 4 वर्ष पहले की जनसंख्या 62,500 थी, तो उनके हिसाब से 62,500 ये पहले की है। हमारे हिसाब से पहले की जनसंख्या है 625। हमें बताना है वर्तमान जनसंख्या, यानी 1296 बताना है। तो ये इससे जाएगा देखो 100 बार, 100 का इसमें गुणा कराओगे तो सिर्फ 2 शून्य लगाना है, यानी कि आंसर हो जाएगा 1,29,000, अरे ये नहीं है, 1,29,600। ठीक है ना, ध्यान से देखना है ऑप्शन। चलिए, और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, आपके एसएससी जीडी 2022 का क्वेश्चन है, और कार्य समय का काफी अच्छा क्वेश्चन है। जिन बच्चों को आता है वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, और जिन बच्चों को नहीं आ सकता है वो शांति से देख सकते हैं, ताकि अगली बार जब ऐसा क्वेश्चन आए तो एग्जाम में उड़ा सकें इसे। चलिए, 5 पुरुष एक कार्य को 2 दिनों में करते हैं, 4 महिलाएं उसे 3 दिनों में, और 5 बच्चे उसे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पुरुष है यानी कि मेल, फीमेल, और बच्चे, बी फॉर बच्चे। ठीक, तो उसने कहा है कि 5 पुरुष 2 दिन में करते हैं, तो 5 पुरुष 2 दिन में, तो 5 दूनी 10, ये पुरुषों की क्षमता हो गई 10 एम। ठीक है ना भाई, एक दिन में मतलब 5 पुरुष काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में 10 पुरुषों के बराबर काम होगा कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही 4 या 12 महिलाएं जो है, एक दिन में 4 महिलाएं, तो 3 दिन में 12 महिलाओं के बराबर काम होगा, और 5 या 15 बच्चों के बराबर काम होगा। तो या तो आप 10, उसने कहा है कि 5 पुरुषों से करा लो, 4 महिलाओं से करा लो, और 5 बच्चे उसे उसे मतलब उसी काम को 3 दिनों में, ये बराबर है। तो भाई हमें एम, एफ और बी का अनुपात चाहिए। अगर ये आपस में बराबर हैं तो आप देखते ही इनका अनुपात बता सकते हो कार्य क्षमता का। एम, एफ और बी की वैल्यू चाहिए। क्या करें, एम की वैल्यू चाहिए है, सिर्फ एम को छोड़ दो, बाकी का गुणा करा दो। 12 और 15 का गुणा कराओगे, 12 और 15 का गुणा कराओगे तो यहाँ 180 आएगा।
एफ की वैल्यू चाहिए है, एफ वाले को छोड़ दो, यानी इसको छोड़ दो, बाकी का गुणा करा दो, 15 गुणा 10 कराओगे 150 आ जाएगा। बी की वैल्यू चाहिए है, इसको बस छोड़ दो, 12 गुणा 10 कराओगे 120 होगा। कटता है तो काट लो, और कट रहा है, 3 से जाएगा 6 बार, 3 से जाएगा 5 बार, 3 से जाएगा 4 बार। ये सीधी सीधी क्षमता निकल के आ गई, 6, 5 और 4, मतलब m की वैल्यू है 6। अब पहले हम अगर निकाल लेते टोटल वर्क तो अच्छा रहता। तो हमारा जो टोटल वर्क है यानी कि कुल कार्य है, कुल कार्य जो है वो कैसे निकालोगे? तो किसी से भी करा लो, या तो आप 10 पुरुषों से करा लो, 12 महिलाओं से करा लो, या फिर 15 बच्चों से करा लो, है ना। ये हमने गुणा करा के यहाँ पे लिख लिया था, गुणा करा के 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 5 तिया 15 बच्चों के बराबर काम। तो मैंने कहा इसी को पकड़ लेते हैं, तो m की वैल्यू कितनी आ गई है 6, तो यहाँ 10m मतलब 10 गुणा m की वैल्यू है 6, 10 गुणा 6 करोगे तो टोटल वर्क जो कुल कार्य आ गया, कुल कार्य आ गया है वो 60 आ गया है। अब कुल कार्य हमें किससे कराना है? एक पुरुष तो एक ही पुरुष की क्षमता लिखी है, एक महिला तो एक ही महिला की क्षमता लिखी है, और एक बच्चा तो एक ही बच्चे की क्षमता लिखी है। तो तीनों से अगर हम कराएंगे तो 6, 4, 10 और 5, 15 यूनिट एक दिन में काम होगा, करना है 60, 15 एकम 15 चौके 60, तो 4 दिन में काम हो जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर है। तो आज के ये हमारे 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और काफी बढ़िया क्वेश्चन थे। कुछ मतलब ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ही आसान थे, लेकिन क्या करें, वो क्वेश्चन भी आने हैं आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन आसान और टफ नहीं होता है, जो हमारे एग्जाम में आता है वो हमें आना चाहिए, बस बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। तो जब आपकी नौकरी लग जाएगी, कोई आपके घर पे आके ये थोड़ी पूछेगा कि बेटा आसान क्वेश्चन से पास हुए हो कि टफ क्वेश्चन से। अगर क्वेश्चन आसान आए थे तो फिर एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हुआ? बात समझ रहे हैं ना? तो भाई क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, बस आपको एग्जाम में वहां करके आना है, तो वो सारे क्वेश्चन आपको सिलेक्शन सीरीज में देखने को मिल रहे हैं। तो किसी भी क्लास को भाई स्किप मत करो, सारी क्लास आपके बहुत काम की हैं। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, वहां आप उसे सॉल्व करें, और फिर उतना आपको लगता है तो स्किप कर दो भाई, मत सुनो मेरी बात। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ भाई सर भी बढ़िया तरीके से हमें पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा समझा रहे हैं, तो थोड़ा सा देख लिया करो और कमेंट जरूर किया करो। अब ऐसा हो रहा है कि भाई 500 बच्चे देख रहे हैं, कितने बच्चे देख रहे हैं? 500, 300 या 100 बच्चे भी देख रहे हैं, 100 बच्चे देख रहे हैं, लाइक है 10, 100 बच्चे देख रहे हैं, कमेंट है 5। तो भाई ऐसा भी मत करो, आप देख रहे हैं, आपसे ना कोई फीस लग रही है ना कुछ, तो भाई आपको सिर्फ देखना है और अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, क्या आपकी डिमांड है वो कमेंट कीजिए, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। तो चलिए आप मेहनत करते रहिए, साथ में थोड़ा सा और सपोर्ट बनाए रखिए। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी के सहयोग से अभी तक टोटल व्यू जो अगर देखे जाए हमारे चैनल पर, तो सारी वीडियोज के व्यू मिलाकर लगभग आज हमारे 1 लाख प्लस व्यू हो चुके हैं, सारी वीडियोज के मिलाकर, किसी एक वीडियो पे नहीं। तो मेरे लिए ये एक उपलब्धि है जो मुझे आपके द्वारा मिली है। तो बिल्कुल ऐसा ही अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। तो मैं भी अपनी तरफ से अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखूंगा, आपके भविष्य के लिए जो भी मेरे से अच्छा करते बनेगा मैं जरूर करूंगा। तो चलिए करते रहिए मेहनत, मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।